जानेंगे, लेकिन एक बात बताइए, अगर दिन में स्टीम लेते हैं कम से कम एक बार, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? मास्क खास करके N95, N99 कुछ हद तक इफेक्टिव है 2.5 के लिए खास करके। स्टीम इनहेलेशन PM10, PM5 के लिए इफेक्टिव हो सकता है। सिंपली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नाक के पीछे गले के हिस्से में जो पॉल्यूशन जमा हो रहा है उसको निकालने के लिए। ये एक आंशिक रूप से उनके लिए जो हार्ट के रोगी हैं, दमे के रोगी हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए हो सकता है। लेकिन बच्चे अगर खेलना चाहें तो मास्क लगा के खेलना उनके लिए रिकमेंडेड टेक्निक नहीं है, इसको ना करें। तो ये कुछ बचाव है, लेकिन आप पूरी तरह से बच नहीं सकते हैं। घर से बाहर जब निकलेंगे तो पोल्यूशन का दबाव आपके ऊपर आएगा। अब अगला सवाल मेरा है, आप एक फॉर्मूला देते हैं, रीजनल खाइए, सीजनल खाइए, बट अब आज का फैशन है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको कीनू खाना होगा। हमें ड्रैगन फ्रूट्स ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तेल की जब हम बात करते हैं तो ऑलिव ऑयल का प्रचलन बढ़ गया है, क्या करें फिर? बिल्कुल, ये फॉर्मूला गांठ बांध लीजिए, रीजनल खाएं, सीजनल खाएं, दो रीजन है। अगर प्रकृति ने कुछ भी चीज मौसम के हिसाब से बनाया तो नेचुरल सी बात है आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया, हीलिंग फूड इसको बोलते हैं। अगर आप सीजनल खाएं, और रीजनल खाएं का मतलब यह है कि रीजन में जब चीजें उपजती है तो वहां के मौसम, वातावरण, वहां के लोगों के जीन के हिसाब से जो नेचुरल चीजें आती हैं। अगर बाहर से मंगा खाएंगे तो उसमें फॉर्मलिन का स्प्रे, प्रिजर्वेटिव होना ही होना है ताकि आपके तक चीज सही पहुंच सके। जो ये सारी चीजें आप सुनते हैं, कीनू, कीवी, इस तरह की चीजें, सारा मार्केटिंग पॉलिसी है। जो आपके एरिया में ड्रैगन फ्रूट हो रहा है उसको खा लें, बेहतर है रादर देन कि चाइना से आए हुए इंपोर्टेड ड्रैगन फ्रूट को खाएं। ड्राई फ्रूट्स को लेकर भी होता है, अब आलमंड कहीं से आ रहा है, बादाम कहीं से, अखरोट कहीं से, और चूंकि वो मार्केटिंग का हिस्सा है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, प्रमोट भी किया जाता है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बादाम खाइए, अखरोट खाइए, तो उसमें कैसे पता चले कि हमें क्या खाना चाहिए ड्राई फ्रूट्स में और नहीं खाना चाहिए? आपका खाना आपके अमीरी का प्रमाण नहीं होना चाहिए। दिखावे के लिए ड्राई फ्रूट्स को बहुत सारे कलरिंग, फ्लेवरिंग एजेंट में मिलाया जाता है, ये गलत है। रॉ एंड होलसम, दो फॉर्मूला याद करिए। होलसम फूड फॉर होलसम हेल्थ। अगर संपूर्ण खाद्य खाते हैं तो पूरा स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। जैसे एज इट इज बादाम का गिरी लीजिए, गिरी तोड़िए, गिरी खा लीजिए। काजू, अखरोट की गिरी आती है, लेके तोड़ लीजिए, रादर देन कि आप उसको फ्लेवर्ड खाना चालू कर दें। जितना कम से कम प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड खाएं आपके लिए सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ही कहा गया तो ड्राई ही मिलेगा आपको, फ्रेश नहीं मिलेगा। ये छोटे छोटे बदलाव अगर करें और इंटैक्ट खाएं तो इसका सिस्टम क्या समझे, प्रकृति ने आपको बना के दिया, छिलके से लेके पल्प तक जो कंटेंट है इंटैक्ट आपके शरीर में जाना चाहिए। आपने उसकी प्रोसेसिंग करवाई, तब खाया, उसको बंद कर दें, आप सेहतमंद होंगे। मिलेट्स का जिक्र आजकल बहुत हो रहा है, क्या इसके इस्तेमाल से भी कैंसर जैसी बीमारी को हम कुछ रोक सकते हैं क्या? आजकल मिलेट्स का प्रचलन बढ़ा है। मैं छोटी थी, मुझे याद है मेरी नानी, मेरी दादी खाया करती थी, जिसे हम अलसी कहते हैं आजकल। अलसी का इस्तेमाल घरों में होता था, हमारे घर में होता था, बाजरे का इस्तेमाल होता था, जौ का इस्तेमाल होता था। अब बीच में बंद हो गया था, फिर से प्रचलन बढ़ा है। क्या ये फायदेमंद है? बिल्कुल, एक फॉर्मूला मैं हर समय देता हूं, बैक टू बेसिक्स, B2B आपको जाना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों हुआ? गेहूं आपने खाना चालू किया, रिफाइंड आटा, उसमें चोकर हटा दिया गया। उसको अगर नहीं बंद करते तो आपको मिलेट्स की आवश्यकता इतनी नहीं होती। आपने ये किया तो सबसे पहले तो गेहूं को वापस लाएं, एज इट इज गेहूं लें, आटा पिसवा के खाएं। मिलेट्स मिला के ना खाएं। मिश्रण खाद्य पदार्थ उचित नहीं होता। जैसे आज आप ज्वार खा लें, कल बाजरा खा लें, परसों गेहूं खा लें, चावल खा लें, बदल बदल के खाएं। इसमें आपको हाई फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स अलॉन्ग विथ कार्ब, जिसके लिए आप खाते हैं एनर्जी के लिए, ये मिल जाएगा। ये उचित खाना है आपके लिए। ये बड़ी बात कही आपने। और आप सब्जियों को लेकर भी कहते हैं कि फ्रेश सब्जी खाएं, ग्रीन खाएं, यमुना खादर वाली ना खाएं, लेकिन मिले वही तो खाएं कैसे? ऑर्गेनिक है, नहीं है? ऑर्गेनिक है भी तो हर किसी को नहीं है कि वो अफोर्ड कर पाए। ऑर्गेनिक के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। भारत में ऑर्गेनिक कहने वाले लोग ऑर्गेनिक नहीं बेच रहे हैं। लैब टेस्ट कराइए, ऑर्गेनिक मिल जाए तो खाइए। अब बात है कि यमुना खादर की ना खाएं। जब 2016 में हमने ये स्टिंग ओपन किया था कि उसमें आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी और लेड है, तो बड़ा बवाल चला था, क्या खाएं फिर? बालकनी फार्मिंग इज द सॉल्यूशन। कैसे कर सकते हैं बालकनी फार्मिंग? उसका मॉडल मैंने तैयार किया है, मेरे सोशल हैंडल पे जाके देखेंगे आप, मिलेगा। छोटा सा गमला, एक न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि भारत में, दिल्ली में खासकर न्यूक्लियर फैमिली रहती है, न्यूक्लियर फैमिली के लिए उपयुक्त गोभी, टमाटर, बैंगन, आपके धनिया पत्ता, पुदीना,
एलोवेरा, इस तरह की चीज़ें आपकी मिल जाएगी। जो सीखना चाहें उनको मैं सिखा दूंगा कैसे करते हैं। आप बालकनी फार्मिंग करके अपने लिए सब्जी उगा सकते हैं। जब आप डिमांड करेंगे तो सप्लाई बदल जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक डॉक्टर जो हमारे साथ बैठे हैं, अमूमन आप डॉक्टर से मिलेंगे तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आप ये चेकअप करा लीजिए, वो चेकअप करा लीजिए, फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए, ये दवाइयां खा लीजिए। और हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि आप बालकनी में सब्जी उगाइए और खाइए, हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम सब्जी उगाना सिखाएंगे, दवा खाने की मत सोचिए। ये इंटरेस्टिंग है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइए, कैंसर, इस शब्द को सुनते साथ ही डर जाता है, सहम जाता, पूरा परिवार सदमे में आ जाता है अगर परिवार में किसी एक शख्स को कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो। इस शब्द से कितना ज्यादा डरने की जरूरत है, और क्या इसके कोई लक्षण भी होते हैं जो वक्त रहते बता दे और हम डॉक्टर के पास चले जाएं? कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। कैंसर हो जाए तो लड़ने की जरूरत है। कैंसर क्या है? असामान्य उद्देश्य विहीन अपने शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि को कैंसर कहते हैं। मतलब हो सकता है इसको इरिटेट करने के लिए बाहर से कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स आया हो, लेकिन ये आपके शरीर के अंदर का सेल है। क्या हुआ? अंदर ही लड़ाई हुई, हमारे बीच की कोशिकाएं कुछ आतंकवादी बन के हमें मारने लगी। तो कहाँ से इंडक्शन आया? इंडक्शन आया बाहर से, जो कार्सिनोजेंस लिए जिनकी बात आज हम कर रहे हैं, खाना पीना, वायु, इन सब से। इससे जितना हो उसके बचे। प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज जिस फॉर्म में, योगासन फॉर्म में करें तो बेहतर है, ये करें। और अगर हो जाए कैंसर तो डरिए मत कि कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा। अर्ली डिटेक्शन इज द आंसर। अर्ली डिटेक्शन से मतलब है कोई भी असामान्य लक्षण जो आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं था और इन दिनों होने लगा हो, आप जाके तुरंत चेकअप कराएं। डॉक्टर बेशक आपको दवा दे, आप कहें डॉक्टर साहब एक बार कैंसर की जांच करा लो, 90% केस में आपको नॉन कैंसर की बीमारी निकलेगी। 10% बिल्कुल अर्ली स्टेज या प्री कैंसर निकल जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। वो लक्षण कुछ बता पाएंगे क्या? किस तरह के लक्षण होते हैं? असामान्य लक्षण में कोई भी गांठ जो 3 हफ्ते से ज्यादा हो, खांसी या बलगम, आवाज में बदलाव 3 हफ्ते से ज्यादा हो, नॉन हीलिंग अल्सर, मुंह में छाले हो गए, खास करके आप तंबाकू खाते हैं, दांत की शिकायत है, दांत हिलने लगे, कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, महिलाओं में खास करके मासिक धर्म के अलावा कभी ब्लीडिंग हो जाए, एबनॉर्मल सिम्टम्स है। पेशाब में खून का आना, इनडाइजेशन, एसिडिटी, ये सारे जो लक्षण हैं हमारे कॉमन बीमारियों के होते हैं। लेकिन अगर ये 3 हफ्ते का मार्किंग पॉइंट आप रख लें, अगर उससे ज्यादा, उदाहरण के तौर पे खांसी, दिल्ली वालों के लिए नहीं, आपकी दिनचर्या का हिस्सा है खांसी, आप खांसते रहिए। बाकी लोगों के लिए 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, जांच जरूर कराएं। हो सकता है फेफड़े का कैंसर डेवलप हो रहा हो, शुरुआती स्टेज में पकड़ें, ठीक करा लें। डॉक्टर साहब, आप कैंसर से बचने का, कैंसर से लड़ने का और कैंसर को मात देने का तीनों तरीका आप बताते हैं, और एक लंबी लड़ाई आप खुद भी कैंसर को लेकर लड़ रहे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए और क्योर करने के लिए। न्यूज़ 18 में एक मुहिम चलाता है कैंसर के विरुद्ध मुहिम, जागरूक करने के लिए। आपके जीवन में इस तरह का कोई केस आया हो, कोई जो बहुत ही क्रिटिकल था और फिर उसे आपने मौत के मुंह से निकाला, और उसका एक्सपीरियंस किस तरह का था? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मौत के मुंह से क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल कर रही हूं कि अक्सर माना जाता है कि अगर 3rd स्टेज, 4th स्टेज में पता चलता है कैंसर के बारे में तो उसके बाद बचा नहीं जा सकता। क्या ऐसा है या गुंजाइश होती है? 4th स्टेज कैंसर में ये जरूर है कि हम जीवन को बढ़ा सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते, ये सच है। लेकिन डॉक्टर का काम होता है विज्ञान पे आधारित, तथ्य पे आधारित चीजों को करना और रिजल्ट मिले। उसमें इंसान के शरीर की हीलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, इसकी जरूरत है। डॉक्टर पे ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ, केसेज काफ़ी हैं। रिसेंटली एक बच्चा आया जिसको जबड़े का कैंसर था, माँ के गर्भ में जब पल रहा था तभी हुआ, और पूरी फैमिली हतोत्साहित थी। लेकिन ये ऐसा भी मुमकिन है? जी जी, गर्भ में रहते हुए कैंसर से गर्भ में रहते हुए बहुत सारे रेडिएशन का एक्सपोजर, पोल्यूशन का एक्सपोजर हो, उस समय फर्स्ट हिट हो जाता है और सेकंड हिट। इसीलिए कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको ओवन का इस्तेमाल नहीं या इस तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे रेडिएशन हो। बिल्कुल, क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं बच्चे में, और उसमें फर्स्ट हिट, एक हाइपोथेसिस है, हिट हाइपोथेसिस। पहला कैंसर का हिट हो गया बच्चे में, बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, बाद में ग्रो किया, 3-4 साल के बाद उसको कैंसर हो गया। इस तरह का लक्षण होता है। लेकिन जब मैंने उस बच्चे की डायग्नोसिस करी, पैथोलॉजी की टेस्ट की रिपोर्ट आई, ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 8 केसेस रिपोर्ट हुए थे जिसमें ये था कि जबड़े को निकाल के सर्जरी होनी चाहिए। लेकिन मैंने जब पूरी चीज़ों को समझ के देखा तो उसका एक डिफरेंट ट्रीटमेंट किया जिसमें बच्चे का जबड़ा भी बचा, कैंसर भी क्योर हो गया। उसमें बिल्कुल अलग लगता है कि कई एविडेंसेस को मिलाकर अगर एक एविडेंस तैयार करके किसी का इलाज करते हैं और जो एक नया रास्ता दिखाता है कैंसर के ट्रीटमेंट, तो अच्छा लगता है।
और आप कहते हैं अपने शेड्यूल पे बहुत ध्यान दे, लेकिन फिर शिफ्टों में नौकरी है तो वो कैसे करे? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये वक्त पहले था, ये अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन सबके लिए मुमकिन नहीं है, फिर क्या करें? सर्कैडियन रिदम, दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक दिया गया है, मतलब सूरज के उगने के समय जितना क्लोज आप जगें और डूबने के जितना क्लोज सो जाएं, ये तो ठीक है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, खास करके मेट्रो सिटी में संभव नहीं है। तो आपको ये करना होगा कि एज क्लोज टू एज पॉसिबल। सुबह जगने का समय तो आप जरूर ठीक कर सकते हैं, सोने का समय बहुत ठीक नहीं कर सकते हैं, तो खाने का समय अर्ली कर लें। सोने के समय से मतलब हर समय नींद से भी नहीं है। आप सनसेट के आसपास खाना खा लें और उसके बाद खाली पेट रहें। कम से कम पेट आपका 12 घंटे खाली हो, ताकि जो टॉक्सिन्स जनरेट होकर रात में आपके पेट पे असर कर रहा होता है ये कम करे। एक सर्कैडियन रिदम को एज क्लोज टू एज पॉसिबल। रात को हेवी खाना ना खाएं, ये भी आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करता है। और जो दिन में सोते हैं बेवजह, दिन में ना सोएं, ये 2-3 चीजें करें। ये मॉडिफाइड वर्जन है, अदरवाइज तो है दिनचर्या की जो बायोलॉजिकल क्लॉक। आज मुझे वक्त बहुत कम है, क्लोज करूंगी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बातचीत समझ में आ रही होगी और क्यों हम ये बात कर रहे हैं ये भी इससे उस फायदा उठाएं। वो जाते जाते जो अभी पॉल्यूशन है उस पर आपने 2-4 लाइनें लिखी हैं, वो सुना दीजिए जरा। क्लोजिंग इन्हीं 2 लाइनों के साथ, बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं जो सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं और वाकई जो हालात हैं आज के वही बताती हैं। ये एक्चुअली ये लाइन इसलिए मैंने लिखी कि हम में से काफ़ी लोग हैं जो कि गांव या बचपन में परिवेश से आया है। सुनहरी शाम लगती है हमारी गांव की यादें, जब मैं सांस लेता हूं तो उसकी याद आती है। अम्मा ठोक देती थी जब मैं खांस देता था, यहां तो रोज की खांसी में अम्मा याद आती है। जहरीले गैस की दिल्ली में कुछ और भी है, किताबों का पवन मिश्रण बहुत अब याद आता है। सियासी हो गई है ये हवा, चुनावी चाल चलती है, बागीचे की अटखेलियां अब हमको याद आती है। सुबह जब धुंध होती थी तो कुछ कुछ ठंड होती थी, गला जब तंग होता था तो तेरी याद आती है। दिवाली बम पटाखे कम, आंखें भी हैं थोड़े नम, छत पर पटाखे का सुखाना अब याद आता है। पटाखों पर भी अब सियासत ज्यादा है, पटाखे कम, सियासत ज्यादा है। लेकिन हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं, आप बचकर रहिए। और कैंसर के कारक कई सारे हैं हमारे आसपास ही हैं, उन कारकों से बचने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद भी कभी कैंसर डिटेक्ट हो तो बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। खुद के मेंटल कंडीशन को, रोगी के मेंटल कंडीशन को और परिवार को भी मजबूती के साथ खड़े रहना है, तो कैंसर को मात दिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम सही और अच्छी जानकारी देने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबर जारी है।